आज हम चर्चा कर रहे हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम स्वेलिंग की। और जो रिब्स के नीचे राइट साइड में सबसे ऊपर का भाग होता है उसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियम से अभिप्राय कॉन्ड्र जो शब्द होता है वो बेसिकली कोस्टल कार्टिलेज के लिए होता है। तो हाइपो मैंने नीचे, यानी कि ये जो कोस्टल कार्टिलेज हैं इनके नीचे वाला जो स्पेस है और राइट साइड में है, इसलिए इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहा गया है। तो ये जो स्पेस है, यदि इसमें कोई स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि राइट साइड में पसलियों के ठीक नीचे यदि जो उदर का जो भाग है जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, यदि उसमें कोई स्वेलिंग आती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन से ऑर्गन्स बेसिकली होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गन्स होंगे उन्हीं से रिलेटेड ये स्वेलिंग्स होती हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से जो ऑर्गन है वो लीवर है। लीवर इसका सर्वाधिक सबसे अधिक जो पार्ट है उसको ऑक्युपाई करता है। उसी के साथ साथ नीचे गॉल ब्लैडर लगा होता है और यहीं से जो कॉलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो हिपेटिक फ्लेक्सर है, यानी कि असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच का जो एंगल है जिसको हम हिपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं, वो होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डायफ्राम के नीचे, यानी कि सब डायफ्रैग्मेटिक स्पेस जो लीवर और डायफ्राम के बीच में होता है वो, और दूसरा सुप्रारिनल ग्लैंड जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, वो इसका एक भाग होता है। तो ये ऑर्गन्स मुख्यतया इसमें होते हैं। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जो लीवर गॉल ब्लैडर हैं ये डायफ्राम से अटैच होते हैं। जब भी हम सांस को अंदर खींचते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन करते हैं, तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और फलतः लीवर और गॉल ब्लैडर भी नीचे की ओर मूव करते हैं। तो ये जो स्वेलिंग लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित होंगी, जब भी इंस्पिरेशन होगा तो वो नीचे की ओर मूव करेंगी। तो जब हम यहाँ पे पैल्पेट करेंगे इस भाग पे, तो वो इंस्पिरेशन में नीचे जाती हुई और एक्सप्रेशन में ऊपर की ओर फील होंगी, तो इसलिए हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि लीवर और गॉल ब्लैडर जो है ये सॉलिड ऑर्गन है। तो जब भी हम परकस करते हैं तो नीचे की तरफ, जब हम नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो नीचे कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे गैस होती है, तो वहाँ पे रेजोनेंट होगा, और जैसे ही हम लीवर के ऊपर आएंगे डल नोट आ जाएगी। तो इसलिए परकशन से वो एरिया हम पता लगा सकते हैं। ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। लीवर से संबंधित जो स्वेलिंग होती है उसमें मुख्यतया हिपेटोमेगली, यानी कि लीवर के साइज का बढ़ जाना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस भी कई प्रकार की होती है, जिसमें वायरल, बैक्टीरियल, स्पायरोकीटल, अनेक प्रकार की ये हिपेटाइटिस होती हैं। वायरल हिपेटाइटिस बहुत कॉमन होती हैं, एक्यूट होती हैं, इनमें फीवर होता है, लीवर का एनलार्जमेंट होता है, पेन होता है दबाने से, इसमें टेंडरनेस होती है। और जैसा कि आप जानते हैं ए, बी, सी और ई कई प्रकार की हिपेटाइटिस होती है। तो हिपेटाइटिस यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, जिसमें कि लीवर बढ़ जाता है तो ये स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है। दूसरी है अमीबिक हिपेटाइटिस। अमीबिक हिपेटाइटिस और इसके फलस्वरूप बनी हुई अमीबिक लीवर एब्सेस एक्यूट कंडीशन है। बहुत हाई ग्रेड फीवर इसमें आता है, शिवरिंग के साथ आता है, राइगर्स होते हैं इसमें। और जो ल्यूकोसाइटोसिस है, ल्यूकोसाइट्स की जो संख्या है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक, 20,000 से 30,000 देखने को इसमें मिलती है। बहुत राइट साइड में पेन होगा। और फाइनली हिपेटाइटिस के बाद एब्सिस बन जाती है। तो अमीबिक लीवर एब्सिस या अमीबिक हिपेटाइटिस भी एक बहुत बड़ा कारण है स्वेलिंग का यहाँ पे। इसके बाद कार्सिनोमा। जो लीवर में जो कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोमा होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि जो कैंसर केवल लीवर में होते हैं, और सेकेंडरी ये है कि जो अन्य स्थानों पे बॉडी में होते हैं और यहाँ पे मेटास्टेसिस ब्लड या लिम्फ के द्वारा उनमें होती है। लीवर में सेकेंडरीज ही मुख्यतया होती हैं, प्राइमरी ट्यूमर बहुत कम होते हैं, और इनको हम हिपेटोमा कहते हैं जो प्राइमरी ट्यूमर होते हैं। बाकी सारे जो ट्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, यानी कि बॉडी में अन्य स्थानों से यहाँ पे आते हैं। इसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में मुख्यतया जो लीवर है वो श्रिंक करता है, लेकिन पहली अवस्था में जब उसमें हिपेटाइटिस होती है तो वो बढ़ता है और फिर धीरे धीरे श्रिंक करता है, उसमें नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो और इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि लीवर से संबंधित है। तो यहाँ पे हम पैल्पेशन, जैसे मैंने कहा कि हम पैल्पेशन जब करेंगे तो इंस्पिरेशन में ये स्वेलिंग नीचे की ओर मूव होगी। जब हम परकस करेंगे तो हमको लीवर डलनेस देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं कि ये स्वेलिंग लीवर से संबंधित है या नहीं। दूसरा होता है गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर में एक बहुत खास बात ये होती है कि यदि हम गॉल ब्लैडर को पैल्पेट कर पा रहे हैं, इसकी स्वेलिंग है, तो इसका अर्थ यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर नॉर्मली सीबीडी से अटैच होता है। जब गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स बन जाते हैं, सपोज यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन्स बन गए, इस स्टोन के बनने से क्या होता है कि इसकी जो वॉल है वो, इसमें इन्फ्लामेशन होने शुरू हो जाता है और धीरे 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 ये जो है ये सिकुड़ने लग जाता है। यदि यहाँ पर मल्टीपल स्टोन है तो फिर गॉल ब्लैडर स्वेल नहीं करेगा। लेकिन यदि आगे जो यहाँ पे पेनक्रियाज है, यदि यहाँ का कोई कैंसर है, यदि जो हार्ट मांस पाउच है यहाँ पे कोई बड़ा स्टोन है, इन दोनों कंडीशन में गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है। तो गॉल ब्लैडर यदि पैल्पेबल होगा तो दो ही कंडीशन में होगा, या तो कार्सिनोमा पेनक्रियाज हेड का है, या म्यूकोसील है जिसमें कि एक बहुत बड़ा स्टोन इसके नेक में इम्पैक्टेड है और पीछे की तरफ ये स्वेल कर गया है। जब बहुत सारे स्टोन्स होते हैं तो उस कंडीशन में लीवर एनलार्ज, गॉल ब्लैडर एनलार्ज नहीं होता है बल्कि उल्टा और सिकुड़ जाता है। इस कंडीशंस को डी कार्वाइचर्स लॉ कहते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल गॉल स्टोन्स में कभी भी जो गॉल ब्लैडर है वो स्वेलिंग नहीं मिलती है उसकी, बल्कि वो उल्टा और श्रिंक कर जाता है। तो ये गॉल ब्लैडर से संबंधित, जिसमें कि कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियाज और म्यूकोसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। इसके बाद लीवर और डायफ्राम के नीचे यदि यहाँ पे कोई कलेक्शन हो गया है, उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसको हम सब डायफ्रैग्मेटिक कलेक्शन कहते हैं। मुख्यतया यह पेरिटोनियल फ्लूइड जैसे कि पेप्टिक अल्सर परफोरेशन है वहाँ पे मिलता है, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन या लीवर एब्सिस के रप्चर होने की वजह से भी यहाँ पे कलेक्शन हो जाता है। लीवर एब्सिस रप्चर हो गई, यहाँ पे कलेक्शन हुआ लेकिन वो लंग में नहीं गया तो यहाँ पे कलेक्शन हो गया, तो ये सब डायफ्रैग्मेटिक कलेक्शन में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। कुछ एक स्वेलिंग सुप्रारीनल यानी कि एड्रिनल ग्लैंड और रीनल ट्यूमर के कारण से भी हो सकती है, और साथ ही साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इनमें दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो लीवर और गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग है वो इंस्पिरेशन के साथ मूव करेंगी, जबकि जो किडनी की स्वेलिंग है वो आगे की तरफ फील ना होकर के बैक साइड में ज़्यादा फील होती है, लॉइन में ज़्यादा फील होती है। और ये जो किडनी की स्वेलिंग है ये कभी भी एब्डोमेन की मिड लाइन को क्रॉस नहीं करती है। तो ये दो तीन जो है डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं। तो सुप्रारीनल यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित ट्यूमर जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल ट्यूमर होते हैं हाइपरनेफ्रोमा या नेफ्रोब्लास्टोमा, और हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये कुछ एक कारण हो सकते हैं, बट मुख्यतः जो कारण होते हैं वो लीवर, गॉल ब्लैडर और डायफ्राम से रिलेटेड ही होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लीवर और गॉल ब्लैडर की जो स्वेलिंग होती है वो इंस्पिरेशन के साथ मूव करती हैं, और जब हम पैल्पेट करते हैं तो हमको नीचे की ओर इंटेस्टाइन की रेजोनेंस और ऊपर की ओर लीवर डलनेस मिलती है। लेकिन यदि किसी पेशेंट में, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर परफोरेशन हो गया है, तो पूरे एरिया में गैस हो जाएगी, और जब हम परकशन करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस और जो लीवर की डलनेस थी उसके आगे भी एयर हो जाती है, और हमें पूरे एरिया में रेजोनेंस मिलेगी। जब भी हम पैल्पेट करते जाएंगे तो ये क्या होगा, मैस्किंग ऑफ लीवर डलनेस हो जाएगा, तो लीवर की डलनेस है वो समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे एयर इकट्ठी हो गई है और वो परफोरेशन के कारण से ही होती है। तो ये भी एक साइन होता है परफोरेशन का, जिसमें कि लीवर की डलनेस मास्क हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।